अस्सलाम वालेकुम। आज हम केयर ऑफ़ न्यू बर्न एंड मदर में से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल का मतलब क्या है? पोस्ट का मतलब है आफ्टर एंड नेटल का मतलब है बर्थ। यानी आफ्टर बर्थ जो हम केयर देंगे मदर को और उसके बेबी को, उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टनेटल केयर। अब पोस्टनेटल पीरियड कब शुरू होता है या ये क्या है? तो पोस्टनेटल पीरियड जो है ये हमारे पास डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है, मतलब डिलीवरी के बाद से लेके 6 वीक्स तक यानी 42 डेज़ तक हमारे पास ये जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट नेटल पीरियड। और इस पीरियड के दौरान मदर को और बच्चे को जो हम केयर देंगे उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट नेटल केयर। तो ये जो केयर होता है पोस्ट नेटल केयर, हम इमीडिएटली यानी फ़ौरन डिलीवरी के फ़ौरन बाद हम बच्चे को और माँ को देते हैं टेल कब तक? 6 वीक्स तक यानी 42 डेज़ आफ्टर डिलीवरी हम ये जो केयर प्रोवाइड करेंगे इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट नेटल केयर कहते हैं। पोस्ट नेटल केयर का अब गोल क्या है? तो गोल इसका ये है ताकि हम जो मैटरनल और जो न्यूनेटल है, मतलब जो बेबी है, उनकी जो मोर्बिडिटी है, मतलब उनकी बीमारियों में और मोर्टेलिटी मतलब अमवात में कमी लाना, शरह अमवात और शरह अमराज में उनके कमी लाना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे पोस्ट नेटल केयर के? ऑब्जेक्टिव में जो पहला ऑब्जेक्टिव होगा FWW का, ठीक है, तो वो है प्रिवेंट एंड ट्रीट एनी काइंड ऑफ पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन। यानी पोस्टमार्टम अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद औरत को जो है वो सीवियर ब्लीडिंग है और वो उसकी वजह से शॉक में चली गई है, या उसको PPH हो गया है, या फिर डिलीवरी के बाद उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, या डिलीवरी के बाद भी वो जो है प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया वाली स्टेट में है, तो उसको हमने क्या करना है? उससे प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है मदर को। और फिर हमने क्या करना है कि रेगुलरली हमने मॉनिटर करना है, प्रिवेंट करना है यानी बचाना है, और ट्रीटमेंट देनी है अगर मदर में या फिर बेबी में कोई भी एबनॉर्मलिटी है या कोई भी उनको बीमारी वगैरह है या कोई भी इन्फेक्शन उनको हुआ है, तो उनको मॉनिटर करना, ट्रीट करना रेगुलरली, ठीक है, बाकायदगी के साथ। और हमने यकीनी बनाना है मैं और बच्चे की सेहत को, किस तरह से उनको जो बेसिक हेल्थ सपोर्ट है वो दे के। फिर हमने जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो मदर है उस बेबी की, उनको हमने क्या करना है? काउंसल करना है और एजुकेट करना है कि कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस होती है, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड अगर बच्चे का नहीं गिर रहा तो बहुत सारे घरेलू टोटके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो जो है जल्दी से गिर जाए। जैसे मैम ने भी बताया था कि बकरी का जो गोबर होता है उसको पीस के तो बच्चे के नाप में डालते हैं ताकि ये जल्दी से सूख जाए और गिर जाए। तो हमने उनको बताना है कि ये अपने वक्त पे गिरेगा। या अगर बच्चे को जो है अभी पूरी तरह से ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आया, फिर अभी स्टार्ट नहीं हुई मदर की, तो क्या करते हैं कि बच्चे को या तो कहवा पिलाते हैं या गुट्टी वगैरह जो होते हैं वो देते हैं। तो हमने मदर को और फैमिली मेम्बर्स को बताना है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देना। जो मदर को स्टार्ट में मिल्क आता है वो वाइट कलर का होता है, जो फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है। ना वो थोड़ा होता है, लेकिन बच्चे के लिए क्या होता है वो काफ़ी होता है। तो एक्स्ट्रा हमने बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं पिलानी और कोशिश करनी है कि हम उसको बार बार जो है मदर को समझाएं कि आप जो है इसको बार बार फीड दें ताकि आपका दूध जो है वो शुरू हो जाए। फिर हमने इन्फॉर्म करना है और काउंसल करना है मदर को, स्पेशली मदर को, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स से भी ज़्यादा मदर को हमने काउंसल करना है कि आपने क्या करना है? बेबी को सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है। आपके दूध के सिवा बच्चे के लिए कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उसको काउंसल करना है, साथ में उसने अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बताना है कि आपने अपना पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे रही हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अपने ब्रेस्ट को वॉश करना है। अगर आप वॉशरूम यूज़ कर रही हैं तो हर बार जो है आपने अपने आप को धोना है। पैड चेंज कर रही हैं तो तब भी उसमें प्रॉपर हाइजीन का ख़याल रखना है। वैक्सीनेशन बच्चे को जो है वो फुल करवानी है कि कब कब उसको टीका लगना है। पहला जो टीका है उसके लिए तो उसी टाइम पे आप मदर को कहें कि बच्चे को ले जाएं ताकि उसको BCG का जो वैक्सीन है वो लगे। साथ में मदर को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताना है और जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड उसके लिए सूटेबल है उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स भी मदर को बताने हैं।
और उसको ये भी बताना है कि आपने अपने जो न्यूट्रिशन है, जो बैलेंस डाइट है, उसका ख़ास ख़्याल रखना है। और जो भी इन्फॉर्म करेंगे हम किस बारे में, जो भी पॉसिबल पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन में उसको यूटीआई हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या फिर सवेयर ब्लीडिंग अगर हो, या इन्फेक्शन के अगर कोई चांसेस हैं, या हाई ब्लड प्रेशर भी अगर बीवी के डिलीवरी के बाद भी उसको हाई बीपी रहता है, तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करना है कि ये जो बीपी वाला मसला है ये कुछ दिनों में ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ था, और प्रेगनेंसी का असर जब बॉडी से ख़त्म होगा तो साथ में ये वाला मसला भी जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर है सीक्वेंस ऑफ पोस्टनेटल सर्विसेज। उसमें पहला है पोस्टनेटल विजिट्स के डिलीवरी के बाद औरत को कब दोबारा विज़िट करना चाहिए। तो पहला जो विज़िट है वो पहले 3 दिनों में, ठीक है, विद इन द फर्स्ट 3 डेज़, पहले डिलीवरी के पास पहले 3 दिनों में उसने क्या करना है, अपना पहला विज़िट करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं या इन्फेक्शन के चांसेस है वो इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरा विज़िट उसने तब करना है जब या तो उसके 6 वीक्स पूरे हो जाए, यानी 42 डेज़ जब उसके पूरे हो जाएं तब, या फिर वो 5th वीक के एंड में, या 6 वीक के बीच में भी आ सकती है, ठीक है। और इस दौरान हमने मदर से क्या पूछना है कि जो PEPI है, मतलब जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है, बच्चे को जो है वो टीके वक्तन फ़वक्तन लगवा रही है, जो भी टीकों का शेड्यूल है वो उसको फॉलो कर रही है या नहीं। कहते हैं कि पोस्टनेटल जो विजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मदर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है औरत आती है तो वो जितने भी उसके सवालात हैं उनको जवाब मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि डॉक्टर को या FWW को भी पता चल जाता है कि माँ और बच्चे जो है वो डिलीवरी का जो ट्रॉमा है, ठीक है, अगर डिलीवरी के दौरान इनके साथ कोई हादसा वगैरह पेश आया हो, जैसे बच्चा अगर खड़े खड़े पैदा हुआ हो, या फिर मदर को अगर कोई टीयर्स वगैरह हो आए हो डिलीवरी के दौरान, या बच्चे को कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ था आँखों का, या बच्चे को चोट लगी थी डिलीवरी के दौरान, तो उसकी रिकवरी भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इन 42 डेज़ के एंड पे जब वो विज़िट करेगी। दूसरा ये है कि मदर को जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग अगर ब्रेस्ट फीडिंग में उसको कोई मसला है, या उसको दूध सही नहीं आ रहा, या बच्चे को पूरा नहीं हो रहा, उसके बारे में भी वो पूछ सकती है। साथ में इम्यूनाइजेशन के बारे में भी पूछ सकती है। और इसके अलावा जो सेक्सुअल रिलेशन है, ठीक है, कि वो कब जो है अपने हस्बैंड से दोबारा सेक्सुअल रिलेशन जो है वो बना सकती है या कायम रख सकती है, या अभी भी उसको परहेज़ करना है या नहीं करना, क्या करना है इस बारे में। या फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में, अगर डिलीवरी के टाइम पे आपने उसको सजेस्ट किया था और उसने कहा था कि वो घर में जो है मशवरा करके तो फिर आपको बताएगी, तो इस टाइम पे वो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आपके साथ क्या कर सकती है, डिस्कस कर सकती है। सो ये मदर के लिए एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो आपसे सवाल पूछ सके रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, सेक्सुअल रिलेशन एंड फैमिली प्लानिंग के मुतालिक। फिर है रूटीन केयर ऑफ द मदर इन पोस्टनेटल विजिट्स। रूटीन केयर जब हम देंगे, तो जब औरत आएगी तो पहले हमने क्या करना है, वाइटल साइंस को देखना है। वाइटल साइन में हमारे पास क्या आता है, उसका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट, टेम्परेचर, ये सारे वाइटल साइंस में आते हैं। हमने क्या करना है, उसका टेम्परेचर चेक करना है डेली बेसिस पे, या जब भी वो विज़िट करने आए। तो अगर उसका टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट हो, नॉर्मल जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है, अब ये 100.4 फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर है उसको या फीवर है या टेम्परेचर में राइज है। विद इन द फर्स्ट 21 डेज़ मस्ट बी रिपोर्टेड, ठीक है। पहले जो 21 दिनों में है हमने उसको क्या करना है, ये टेम्परेचर उसका चेक करना है। टेम्परेचर अगर रेज़ है, अगर हाई है तो उसको फीवर है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो। अगर उसको फीवर है तो हमने क्या करना है, उसके ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है कि ब्रेस्ट में उसको कहीं पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। या फिर लोकिया, जो डिलीवरी के बाद औरत को ब्लीडिंग होती है उसको लोकिया या लोचिया बोलते हैं, ठीक है, उसको चेक करना है। या फिर अगर औरत जो है वो शिकायत करती है कि उसको जो है एब्डोमिनल पेन वगैरह है, यानी उसको कोई विजाइनल इन्फेक्शन अगर हुआ है। साथ में हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है
पहले 2 दिन, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, हमने 2 दिन उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, फिर हमने क्या करना है कि जो पोस्टमार्टम के एंड वाले डेज़ हैं, यानी 42 डेज़ या 6 वीक पे हमने क्या करना है, उसका दोबारा से बीपी चेक करना है कि आया ये अभी भी नॉर्मल है या नहीं। अगर पहले 2 दिनों में हमने उसका बीपी चेक किया और वो स्टिल हाई था, तो फिर हमने उसको रेगुलर चेक करते रहना है, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो असरात हैं वो इतनी जल्दी जो है ख़त्म नहीं होते बॉडी से। ब्रेस्ट को हमने क्या करना है, एग्जामिन करना है। हमने जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो हाफ आवर के अंदर, यानी आधा घंटे के बाद, यानी डिलीवरी के आधे घंटे के बाद हमने क्या करना है, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है। और बाद में ये जो टाइम है आहिस्ता आहिस्ता से हमने बढ़ाना है और मदर को बताना है कि ये यकीनी बनाए कि आपके जो ब्रेस्ट है वो क्या हो, एम्प्टी हो। हर एक फीड पे आपने क्या करना है, अपने ब्रेस्ट को एम्प्टी करवाने हैं। अगर बच्चा जो है इतना फीड नहीं ले रहा, थोड़ा सा फीड लेके वो उसका पेट भर गया है, तो फिर क्या करना है कि हाथ की मदद से उसको एक्सप्रेस करना है, मतलब हाथ की मदद से उसे दूध निकालना है ताकि उसमें जो है वो इंगोजमेंट ना हो। फिर ब्रेस्ट को हमने क्या करना है, क्लीन करना है। किससे? सोप एंड वाटर से। हर बार बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने ब्रेस्ट को उसने धोना है साबुन से और पानी से। अगर कोई क्रैक्स वगैरह आए हैं, अगर वो जो है फर्स्ट टाइम उसका मतलब पहली डिलीवरी हुई है, फर्स्ट बेबी है, तो अक्सर ऐसे होता है कि निपल्स में क्या हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो उन क्रैक्स को या जो ज़ख़म हुआ है निपल्स के ऊपर, उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। उसको कोई भी ऑइंटमेंट दे के उसको कहना है कि इस पर लगा ले ताकि उसके जो क्रैक्स हैं वो ठीक हो जाए और बेबी को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग ना छोड़ाए। जो निपल सही है उसी से पहले ब्रेस्ट फीड करवाएं और दूसरे से बाद में कराएं। तो इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहने से भी उसके जो क्रैक्स हैं ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। फिर है फंडस ऑफ यूट्रस। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो यूट्रस जो है अपनी नॉर्मल साइज़ एंड शेप में आना शुरू हो जाता है और यूट्रस को तकरीबन 10 दिन लगते हैं अपनी जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है उसमें आने पर, मतलब उसमें जब आता है तो 10 डेज़ उसको लगते हैं अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आने के लिए। अगर जो लेवल ऑफ फंडस है उसको हमने क्या करना है कि डेली इसको एग्जामिन करना है, या जब भी औरत विज़िट के लिए आए तो हमने उसका जो फंडस है वो देखना है। जैसे ही डिलीवरी होती है, ठीक है, उस दिन के बाद, डिलीवरी के बाद जो यूट्रस या जो फंडस का जो हाइट है वो 1 उंगली नीचे आता है अम्बिलिकल से, मतलब वो 1 उंगली चौड़ाई में कम हो जाता है। फिर दूसरे दिन एक और उंगली जो है वो कम होगा। इस तरह होते होते 10 दिन में यूट्रस जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन हमने जब ये एग्जामिनेशन करनी है तो उससे पहले क्या करना है कि औरत को कहना है कि वो अपना ब्लडर जो है वो खाली करे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये फंडस है या ब्लडर है। अगर ब्लडर फुल होगा तो हम सही से पता नहीं लगा पाएंगे कि फंडस जो है या यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल हालत में जा रहा है या नहीं। फिर है लोकिया या लूचिया। इसको हम क्या कहते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी। और इस डिस्चार्ज में हमारे पास क्या होता है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है और यूट्राइन टिश्यूज़ होते हैं। जो पहले 3 दिन होते हैं डिलीवरी के बाद, जो पहले 3 दिन है उसमें ये क्या होगा, रेड कलर का होगा। फिर छठे 6 आफ्टर अनदर 6 जो डेज हैं, ठीक है, पहले 3 दिनों के लिए वो क्या होगा, रेड होगा। फिर आगे उसके 6 दिनों में ये क्या हो जाएगा, पिंकिश ब्राउन हो जाएगा और अमाउंट में भी क्या होगा, कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये येलोइश वाइट या फिर वाइटिश कलर का होगा। तो स्टार्ट में ये रेड होगा, फिर पिंकिश ब्राउन और फिर वाइटिश होगा। जब ये वाइटिश होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली जो है ये 3 वीक्स तक रहता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अगर ये जो ब्लीडिंग है या ये जो विजाइनल डिस्चार्ज है ये अपने टाइम से या फिर अपने टाइम से ज़्यादा दिनों के लिए हो, मतलब 3 वीक से ज़्यादा इसको
लग जाए या फिर जो है वो रेड कलर का ही मुसलसल डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, वो पिंक हो रहा है ना वो वाइट हो रहा है, साथ में उसको फाउल स्मेलिंग है, मतलब अजीब सी बदबू भी उससे आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो प्लेसेंटा के पार्ट्स हैं या प्लेसेंटा के पीसेस हैं वो अभी भी अंदर जो है रहते हैं, तो उसको हमने क्या करना है, डॉक्टर के पास रेफ़र करना है। फिर है पेरिनियल केयर। पेरिनियल केयर का मतलब ये है कि औरत को अगर डिलीवरी के टाइम पे कोई टीयर वगैरह आए हैं या फिर जो कट लगाते हैं जिसको हम एपिजियोटमी कहते हैं, डिलीवरी के टाइम पे जो पेरिनियम पे कट लगाते हैं, एपिजियोटमी अगर की है तो उसको क्या करना है कि वार्म वाटर के साथ उसको साफ़ करना है, या फिर उस वाटर में क्या करना है, थोड़ा सा जो वीक एंटीसेप्टिक होता है जैसे पाइपटीन है या डेटॉल वगैरह है वो डाल के उसने अपने पेरिनियल एरिया को साफ़ करना है। पोस्टनेटल चेक ऑफ द मदर ऑन द 3rd डे। तो इसमें पहले है जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में क्या है कि बॉडी टेम्परेचर है अगर वो नॉर्मल रेंज में है और साथ में जो है वो औरत तकी हुई है लेकिन डिप्रेशन में नहीं गई, ठीक है, पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन है उसमें नहीं गई, तो उसको जस्ट हमने क्या करना है, री एश्योर करना है। कलर ऑफ द स्किन फॉर एनीमिया। स्किन को देखना है एनीमिया के लिए, अगर वो पेल है तो हमने उसको कहना है कि आयरन रिच डाइट ले, साथ में उसको फोलिक एसिड भी देना है और आयरन की जो टैबलेट्स हैं वो भी उसको एडवाइस करने हैं। रेस्ट एंड स्लीप, तो उसको जब भी टाइम मिलता है, रात के टाइम पे भी वो क्या करे, 8 घंटे उसने सोना है, और अगर दोपहर के टाइम पे भी उसको टाइम मिलता है तो वो क्या करे, सोए। और ड्यूरिंग फीड्स भी क्या करे, वो सो सकती है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है रात को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सोते नहीं है, तो माँ जो है वो सारी सारी रात उनके साथ जागती है, तो दिन में जब भी और जितना भी उसको टाइम मिले तो उसको चाहिए कि वो आराम करे। और हमने बताना है कि आराम करना या रेस्ट एंड स्लीप उसके लिए क्यों ज़रूरी है। एक तो ये है कि उसकी रिकवरी हो रही होती है तो रिकवरी में हेल्प करेगा, और दूसरा ये है कि ब्रेस्ट मिल्क में भी यानी वो ब्रेस्ट फीड कर रही है तो इसमें भी उसको क्या होगा, आराम मिलेगा और अच्छा लगेगा उसको। फिर है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मतलब ये है कि अगर स्लाइडली इंगॉर्ज, इंगॉर्ज का मतलब ये है कि ब्रेस्ट अगर वो फुल है या टाइट है तो हमने उसको कहना है कि अगर बच्चा जो है इतना दूध नहीं ले सकता तो आपने जो है अपना मिल्क हाथ के ज़रिए क्या करना है, ब्रेस्ट में से निकालना है। और अगर गर्म या फिर सर्द जो है वो कंप्रेशन, जिसको हम पश्तो में टकोर कहते हैं, वो दें तो उससे क्या होगा, मदर को आराम आएगा। फिर है यूट्रस फॉर इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब ये है कि डिलीवरी के बाद यूट्रस का अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आना। तो अगर वो हार्ड है और अम्प्लाइकस नाव के नीचे है और साथ में उसको कभी कभार दर्द भी होता है तो और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है उसके साथ, तो हमने उसको कहना है कि ये नॉर्मल सी बात है, ये होता है हर डिलीवरी के बाद ऐसे होगा, और तकरीबन 10 दिनों तक ये रहेगा और उसके बाद ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो क्रैम्प्स है वो भी, मतलब जो दर्द है वो भी नॉर्मल है। विजाइनल ब्लीडिंग का हमने क्या करना है, कलर, अमाउंट एंड स्मेल देखना है। अगर वो रेड है और औरत जो है वो 1 से 2 घंटों के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही पैड चेंज कर रही है और साथ में उससे कोई स्मेल भी नहीं जा रही, तो हमने उसको कहना है कि ये भी क्या है, नॉर्मल बात है। आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। जो पेरिनियल एरिया है, जब भी आप टॉयलेट जाएँ, टॉयलेट यूज़ करें, उसके बाद आपने उसको क्या करना है, वॉश करना है। जब भी आप पैड चेंज करें तब भी आपने वॉश करना है, ठीक है। और उसको ये भी बताना है कि जो आप अगर कपड़ा यूज़ कर रही हैं तो उस कपड़े को जो है 3 महीने तक ही यूज़ करें। 3 महीने के बाद आपने उसको चेंज करना है, मतलब अगर जब भी उसके मेंसेस वगैरह स्टार्ट हो जाए तो उसने क्या करना है कि ये जो पैड कपड़ा है वो हर 3 महीने बाद उसने चेंज करना है, ताकि उसको इससे उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो औरत को। और उसको ये बताना है कि नॉर्मल है ये। फिर है यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट में ये है कि डिलीवरी के बाद भी अगर औरत कहती है कि मुझे बार बार जो है वो पेशाब के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बताना है कि ये भी नॉर्मल है, ये खुद बहुत ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये प्रेगनेंसी वाले असरात ख़त्म होंगे तो ये वाला जो मसला है ये भी ख़त्म हो जाएगा। बाउल मोमेंट। बाउल मोमेंट का मतलब ये है कि औरत को जो है थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होगा,
आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि वो ज़्यादातर कुछ खाती पीती नहीं है इस वजह से। तो उसको बताना है कि बैलेंस डाइट ले और साथ में जो रफेज है, रफेज का मतलब है ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या चपाती। इसमें क्या होता है, हमारे पास फाइबर्स होते हैं। जिन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में फ़ाइबर ज़्यादा हो वो वाला जो खुराक है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो इस्तेमाल करेगी तो उसको ये कॉन्स्टिपेशन वाला मसला जो है ख़त्म हो जाएगा। और साथ में हम उसको लक्सेटिव वो है जो पेट नरम करने वाली दवाएं हैं, ठीक है, जैसे लेक्सोबिरान है, डुपेलेक है, या सिकिलिक्स है। इस तरह की जो दवाई है वो भी हम उसको लिख के दे सकते हैं अगर उसको हाई लेवल ऑफ कॉन्स्टिपेशन है तो। फिर है पीरिनियम में अगर कोई स्टिचेस आए हैं या स्लाइड विजाइनल टीयर्स है तो हमने उसको बताना है कि उसको क्या करना है। अगर वो क्लीन है और साथ में उससे कोई भी पस लाइक डिस्चार्ज नहीं जा रहा तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें कोई मसला नहीं है। उसको बताना है कि अपना जो पीरिनियम है उसको साफ़ रखे, ड्राई रखे, और कोई भी ऐसी चीज़ जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब नहीं की तो अपने पेरिनियम पे या वेजाइना के अंदर जो है वो ना लगाएं। फूड इनटेक में क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फूड है तो हमने उसको बताना है कि वो बैलेंस डाइट ले और साथ में जो है वो डबल अमाउंट से क्या करे, खुराक ले, क्योंकि उसने बच्चे को फीड करना है तो उसके जिस्म ने अपनी ज़रूरियात भी पूरी करनी है और साथ में उसके बच्चे की भी जो खुराक है, ठीक है, वो भी उसने पूरा करना है। तो इसलिए उसने डबल डाइट जो है वो लेना है और अपने डाइट में उसने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को शामिल करना है। अगर हो सके तो वो गोश्त और अंडे भी खा सकती है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है या जो एक्स्ट्रा खुराक है वो क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि एक तो वो सेहतियाबी की तरफ, रिकवरी की तरफ जा रही है और दूसरा उसने क्या करना है, बच्चे को फीड करवाना है। फ्लूइड इनटेक में ये है कि अगर वो जो है कम फ्लूइड ले रही है, पानी कम पीती है या कोई और जूस वगैरह जो है वो अगर कम लेती है, एक्स्ट्रा कोई वो नहीं ले रही, तो हमने उसको बताना है कि जितना भी आप फ्लूइड वाली ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि एक तो ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क बनने में भी मदद देता है और साथ में जो है ये होगा कि अगर वो डिलीवरी के बाद ही 24 आवर्स के अंदर अंदर ज़्यादा फ्लूइड यूज़ करेगी तो उसको क्या होगा, यूरिन आएगा तो उस टाइम पे पता चल जाएगा कि आया उसका ये जो फिस्टुला वाला मसला है वो तो नहीं है, ठीक है। यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू ही पास हो रहा है या नहीं। तो उसने फ्लूइड इनटेक भी ज़्यादा करना है, साथ में जो फूड इनटेक है वो भी ज़्यादा करना है। फिर है एडवाइस टू मदर ड्यूरिंग पोस्ट नेटल केयर। एक तो डाइट का हमने बताना है, जैसे मैंने कहा कि मदर को जो है वो डबल डाइट की, डबल जो न्यूट्रिशन है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि मदर को क्या करना है, आगे बच्चे को फीड करना है, तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस लेने की ज़रूरत है ताकि वो ख़ुद भी जो है हेल्दी रहे और बच्चा भी जो है वो हेल्दी रहे। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं, कुछ तहज़ीब ऐसे हैं जिसमें ये प्रैक्टिस है कि औरत को जो है डिलीवरी के बाद कुछ खाने को नहीं देते, ठीक है। तो मिडवाइफ को ये उसको बताना चाहिए कि आपने जो है बैलेंस डाइट लेना है और जो है खुराक जो है वो बंद नहीं करना, आपने प्रोटीन लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं एंड विटामिन्स जो है वो सही मकदार में लेने हैं। और उसको इनकरेज करना है कि डिलीवरी के बाद आपने क्या करना है, फ्लूइड्स लेने हैं विद इन 24 आवर्स, ठीक है। इन द फर्स्ट 24 आवर्स ने क्या करना है, फ्लूइड्स लेने हैं। और अगर मदर को कोई डिफ़िकल्टी है यूरिन पास करने में, ठीक है, अगर उसने फ्लूइड तो ले लिया लेकिन अब उसको यूरिन पास करने में मुश्किल आ रही है, तो जो भी घरेलू टोटके वगैरह हैं पहले तो वो उसको इस्तेमाल करे। अगर उससे उसका काम नहीं बनता तो फिर क्या करना है कि उसको कैथेटर लगा के उसका यूरिन पास करवाना है। रेस्ट ये है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है या कई इलाकों में ऐसा होता है कि मदर जो है वो डिलीवरी के बाद ही घर के काम काज जो है वो शुरू कर देती है। तो हमने उसको इससे रोकना है और कहना है कि आपके लिए जो है रेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप जल्द से जल्द जो है वो रिकवर कर जाए और जो हाउस होल्ड चोर्स है, मतलब जो घरेलू काम काज है, वो आहिस्ता आहिस्ता से वो क्या करे, शुरू करे। एकदम से जो है
उसने सारे काम नहीं करने। एक तो ये होगा कि वो अगर थकी हुई होगी तो बच्चे को सही से फीड नहीं करवा पाएगी, तो इसलिए भी उसको बताना है कि उसने जो है अपने रेस्ट का ख्याल रखना है। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी उसने क्या करना है, डिलीवरी के बाद फ़ौरन उसने एक्सरसाइज करना है। और इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर वो एक्सरसाइज करेगी तो उसके एब्डोमिनल और पेल्विक मसल्स जो डिलीवरी जो प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच हुए थे, तो वो क्या होंगे, अपने नॉर्मल हालत में जल्द से जल्द वापस आएंगे अगर वो एक्सरसाइज करेगी। अगर वो घर का काम काज भी करती है तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज से क्या होगा कि वो उससे ज़्यादा मदद मिलेगी अपने नॉर्मल हालत में वापस आने में जो मसल्स हैं। द सिंपल वन में बी स्टार्टेड ऑन द सेकेंड और थर्ड डे। जो सिंपल से एक्सरसाइज है वो सेकेंड या थर्ड डे पे वो स्टार्ट कर सकती है और ग्रेजुअली जो है वो इन एक्सरसाइजेज में क्या करे, इजाफा करे। जैसे जैसे मदर जो है वो रिकवरी की तरफ जाती है तो तब जो है वो अपना ये जो एक्सरसाइज वाला टाइम है या जो एक्सरसाइजेज है उनमें क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है स्टेप्स या एक्सरसाइजेज। फिर है एडवाइस टू मदर ड्यूरिंग पोस्ट नेटल केयर। तो हमने क्या करना है, जो फॉलोअप एग्जामिनेशन के लिए औरत को क्या करना है, आती है 6 वीक्स आफ्टर लेबर, तो हमने उसको बताना है कि पोस्ट नेटल केयर के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कौंसल करना है ताकि वो हमारे पास क्या करे, पोस्ट नेटल केयर के लिए सेंटर आए। हमने उसको बताना है कि सेंटर आने से पहले आपने कोई भी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। दूसरा ये है कि 6 वीक पे क्या होगा, जो 6 वीक पे अगर मदर आएगी तो उसका हमने कंप्लीट जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो करना है। और साथ में हमने क्या करना है, ब्रेस्ट को, निपल्स को, पेरिनियम को और विजाइना को वो चेक करना है। ब्रेस्ट में कोई लम्स वगैरह तो नहीं है, निपल्स में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, पेरिनियम या विजाइना में अगर टीयर्स या स्टिचेस वगैरह आए थे तो आया वो हील मोटी हुए हैं या नहीं हुए, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। साथ में हमने क्या करना है, यूट्रस के पोजीशन को भी देखना है कि यूट्रस जो है वो अपनी जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है उसमें आया है या नहीं, उसके जो इन्वोल्यूशन है वो हुआ है या नहीं। हमने किस तरह से करना है कि दूसरा ये है कि स्पेकुलम लगा के हमने सर्विक्स को देखना है कि सर्विक्स पे ग्रेनुलेशन मतलब या एरोजन, सर्विक्स जो है वो नॉर्मल है, सर्विक्स पे कोई इन्फेक्शन या कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ वगैरह तो नहीं हुई। तो सर्विक्स को और यूट्रस को हमने क्या करना है, एग्जामिन करना है। साथ में हमने क्या करना है, यूरिन को चेक करना है, यूरिन की जो कंसिस्टेंसी है उसको, या यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई फिस्टुला वाला मसला तो नहीं है उसको कि यूरिन जो है वो विजाइना के थ्रू पास हो रहा है। उसका ब्लड प्रेशर चेक करना कि उसका ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हाई था, उसको प्री एक्लेम्शिया वाला या हाइपरटेंशन वाला कोई मसला था तो वो अब ठीक हुआ है या अभी भी उसका जो बीपी है वो हाई है। हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है कि प्रेगनेंसी में जो एनीमिया में औरत को जो है वो एनीमिया होता है प्रेगनेंसी में, तो आया उसका जो एनीमिक स्टेट है वो कुछ रिकवर हुआ है, उसमें कोई बेहतरी आई है या नहीं। टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन चेक करना है। साथ में उसका वेट चेक करना है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है औरत काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करती है, तो आफ्टर डिलीवरी ये जो वेट है वो उसमें क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है। तो आया वो जो वेट लॉस वाला प्रोसेस है वो हो रहा है या अभी भी वो उसी हालत में है। और एक तौरो विजाइनल एग्जामिनेशन करना है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज वगैरह या पस वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर कोई टीयर्स वगैरह आए थे तो आया वो सही हुए हैं, रिकवरी उसकी हुई है या नहीं हुई। अगर और इस टाइम पे हमने क्या करना है कि औरत के साथ फैमिली प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस करना है। अगर अभी तक मतलब 6 वीक के जो पोस्टनेटल केयर के लिए अगर वो आई है और उसने कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड चूज़ नहीं किया तो हमने उसको क्या करना है, इस बारे में उसके साथ डिस्कशन करनी है। अगर उसकी जो डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी या फिर उसको डिलीवरी के बाद जो है वो पोस्टमार्टम हेमरेज
हो गया था, काफ़ी ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हुई थी या कोई और ऐसी कॉम्प्लिकेशन उसके साथ थी प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे उसको डायबिटीज़ वगैरह हुई थी या फिर उसको किडनी का कोई मसला शुरू हो गया था, मतलब कोई ऐसा मसला उसके साथ हो गया था जिससे उसके जान जाने का ख़तरा था, तो हमने उसको क्या करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है कि आपने जो है अगला बच्चा जो है अभी कंसीव नहीं करना, आपकी ये वाली डिलीवरी जो है इतनी ख़तरनाक थी, तो हो सकता है कि अगली वाली डिलीवरी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो आप क्या करें, 2 साल या 3 साल के लिए वक्फा करें। अगर बच्चे पूरे हैं तो फिर हमने उसको एक ऐसा फैमिली प्लानिंग मेथड बताना है जो उसको ज़्यादा टाइम के लिए क्या करे, वो यूज़ करे एज ए कंट्रासेप्शन। जैसे कॉपर्टी जो है वो 12 ईयर्स के लिए, तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये था पोस्ट नेटल केयर के बारे में। इसमें कोई भी सवाल वगैरह हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।